अमित जी के साथ मेरी पहचान मनमोहन देसाई जी ने करवाई थी। हाँ। हाँ, और उन्होंने बोला था कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई है। मैं मुहूर्त के दिन, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, मेरे को मुहूर्त के दिन आए थे तो क्या बोले मालूम है? बोले भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए। बोलते 6 महीने में बनाने की प्लानिंग तो कर रहा है, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, और 6 महीने में कंप्लीट हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिल्म भी सुपर हिट हुई। नाना खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं, ये भी उनके बारे में सुनने में आया। वो अगर डायरेक्टर उसको कन्विंस नहीं कर पाता ना तो फिर वो टेक ओवर कर लेता है। हाँ, अगर पहले से ही एवरीथिंग क्लियर करके चलो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी नहीं। मैंने सोचा कि गुजराती में कोई कॉमेडी फिल्म नहीं बनी, तो दादा कोंड के गुजराती में चंदू जमादार, पांडु हवालदार का रीमेक करना चाहते थे, तो एज ए डायरेक्टर मेरे को साइन किया था। तो मैंने बोला कि चलो ये तो एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्त होगा, और वो पिक्चर सुपर हिट सिल्वर जुबली हुई दादा कोंडके के साथ भी, चंदू जमादार। तो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर गुजराती लोगों ने क्या, सब इंडस्ट्री वालों ने बातें फैलाना चालू किया, मेहुल कुमार पगड़ी की वाली फिल्म बना ही नहीं सकता, इसलिए ऐसी फिल्म बना रहा है। धर्म जी ने तो देखिए, उनके पिक पीरियड थे उस टाइम पे, और धर्म जी फिर क्या बोलते थे, मेरे को कहानी डिटेल में नहीं सुनते थे। वो बोलते थे मेहुल यार मेरे को डिटेल में कहानी नहीं सुननी, मेरा कैरेक्टर सुना दो, मेरे को तुम्हारे पे भरोसा है, बोलते, और वो फिल्म करते थे। तो वो आर्टिस्ट उस टाइम पे ये थे, अभी विश्वास था। हाँ, तो वो कर लेते थे। और उस टाइम पे भी जीतू जी धर्म जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रहा था। हाँ। और जब मैंने उनको कंबाइन लेके फिल्म की, तभी भी मेरे को लोग बोल रहे थे मेहुल जी आप कहाँ यार, जीतू जी धर्म जी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। फ्रेंकली कहूँ तो जब से कंपनी आई ने हमारी इंडस्ट्री को धंधा बना दी, क्रिएशन खत्म हो गया। पहले क्रिएशन फर्स्ट वर्ड था, अभी बिजनेस फर्स्ट वर्ड है। आपकी फिल्मों में गोविंदा भी थे। गोविंदा ने मेरे साथ 3 फिल्में की ने। हाँ। तो उनका बिहेवियर कैसा था तब? गोविंदा देखिए आर्टिस्ट बहुत अच्छा था। गोविंदा ने कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ उसके जो ज्योतिष शास्त्र में जो गया ना, लेट आना, टाइम देख के निकलना घर से, उसके बाद मतलब उसका डाउनफॉल चालू हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ मेहुल कुमार जी के साथ। मेहुल कुमार जी की फिल्मों के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक आम से लेके खास दर्शक तक सभी उनकी फिल्मों के कायल रहे। उनकी फिल्मों में हमने पूरी तरह से भारतीयता देखी, इमोशंस देखे, पारिवारिक जीवन देखा, भाई बहन का प्यार देखा, हीरो हीरोइन का प्यार देखा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने इनकी फिल्मों में राष्ट्र प्रेम देखा, देश प्रेम देखा। ऐसी फिल्में हम तो चाहते थे कि वो बनाते रहे, दर्शक देखते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने फिल्में नहीं बनाई। आज हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं बनाई फिल्में, इन दिनों उनका क्या चल रहा है, थोड़ा सा उनका पास्ट लाइफ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं मेहुल कुमार जी से। नमस्ते मेहुल कुमार जी। नमस्ते। मेहुल जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने सुना है कि पहले आप जर्नलिस्ट भी थे। यस। तो आपके करियर की शुरुआत जर्नलिज्म से हुई, ये कैसे हुआ? मतलब मैं जैसे नेटिव प्लेस जामनगर से काफ़ी मतलब प्ले लिखे थे, डायरेक्शन भी किया था, अवार्ड भी काफ़ी मिले थे। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ों को और आगे बढ़ने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, और वहीं पे ये सारी चीज़ें हम और मतलब डेवलपमेंट करके जो एक लाइफ का एम है उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बम्बई आया। अब बम्बई में मतलब उस टाइम पे आना मतलब जैसे फॉरेन जाना जैसी बात होती थी, और यहाँ कोई पहचान नहीं थी। तो मेरे फादर ने भी मेरे को बोला कि देखो बम्बई में मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं तुम्हारा रहने का बंदोबस्त कर सकता हूँ जो बम्बई में मुश्किल है। तो हमारे एक पहचान वाले थे, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस था, तो उनका यहाँ फ्लैट था, एक सर्वेंट रहता था, और वो कभी आते थे जाते थे, तो उन्होंने वो मेरे को रहने के लिए फ्लैट मिल गया। और उसके बाद फिर मेरे फादर की पहचान से नौकरी भी मेरे को बैंक में मिली, मर्केंटाइल बैंक में अरे बॉम्बे। वाह। तो उस वहाँ पे नौकरी भी ज्वाइन कर लिया, और फिर स्टेज पे धीरे धीरे काम करना चालू किया। ऐसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने पार्ट टाइम जर्नलिज्म भी चालू किया, क्योंकि मैं लिखता था, तो गुजराती मैगज़ीन था उसमें लिखना भी चालू किया। उस टाइम पे गुजराती फिल्में बहुत बनती थी, तो गुजराती फिल्मों के रिव्यू ये वो सारी चीज़ें मैं लिखता था। तो इस तरह से मतलब बिगनिंग किया। और उस टाइम पे फिर मेरा एक प्ले बहुत सुपर हिट हुआ, जिगर एंड अमी। तो वो प्ले फिर उस टाइम पे ताहिर साहब कोई हिंदी फिल्म बना रहे थे, खून की पुकार, गुजरात में शूटिंग कर रहे थे। तो किसी ने उसको बोला ताहिर साहब को कि भाई आप गुजराती बनाओ, बोले गुजराती आजकल बहुत चल रही है फिल्म। तो उन्होंने यहाँ बॉम्बे आके इंक्वायरी की, तो मेरे प्ले का किसी ने बोला उनको। फिर ताहिर साहब एक दिन वो
प्ले देखने आए, मेरे को फ़ोन भी आया ऑफिस से उनकी, मैं तो खुश हो गया। उन्होंने प्ले देखा, बोले हम इस पर गुजराती फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैं तो खुश हो गया कि चलो भाई, ताहिर साहब बिग नेम उस टाइम पे था, नासिर साहब और ताहिर साहब दोनों। तो ताहिर साहब को मैंने कहानी सुनाई ऑफिस में जाके, तो मेरे को बोलते कहानी बहुत अच्छी है। आमिर खान के फादर, पिताजी। यस, तभी आमिर स्कूल में थे छोटे छोटे। तो ताहिर साहब मेरे को बोलते कहानी तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसको डायरेक्ट कौन करेगा? तो मैंने बोला सर डायरेक्शन मैं ही करूँगा, क्योंकि गाने भी मैंने लिखे, डायलॉग भी मेरे, टोटल स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है, तो जितना मैं ट्रीटमेंट दे पाऊँगा उतना शायद दूसरा ना भी दे पाए। बोले लेकिन तुमने कभी किसी के साथ एज ए असिस्टेंट काम नहीं किया है? बोला सर मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, कल मेरे को फ़ोन करना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं सोचा शायद बात नहीं बनेगी, मैं चला गया घर। फिर दूसरे दिन सुबह फ़ोन किया, तो ताहिर साहब क्या बोलते हैं कि नासिर भाई तुम्हारी कहानी सुनेंगे। नासिर हुसैन साहब का नाम सुन के मैं तो एकदम वो हो गया कि नासिर साहब इतने बड़े मेकर थे। तो फिर दूसरे दिन मैंने नासिर साहब को कहानी सुनाई, नासिर साहब को भी कहानी अच्छी लगी। तो मेरे को बोलते तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? कि बोला सर देखिए आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप जैसे नए आर्टिस्टों का टेस्ट लेते हो ना, ऐसे एज ए डायरेक्टर मेरा टेस्ट ले लीजिए। तो वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। उन्होंने बोला ठीक है, हम तुमको आर्टिस्ट भी देंगे, इसमें से तुम्हारी स्क्रिप्ट में से 2-4 सीन अच्छे सेलेक्ट करो और शूटिंग करो, और फिर हम देखेंगे, उसके बाद वी विल डिसाइड। मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर मैं तो खुश हो गया, मैंने चलो अभी टेस्ट है। तो उस टाइम पे फिर मैंने टेस्ट के लिए आर्टिस्ट उन्होंने दिए थे सारे, और एक उन्होंने क्या काम किया, कैमरामैन, उनके जो कैमरामैन थे ना, उनका असिस्टेंट था रविकांत रेड्डी, वो मेरे को दे दिया। मैं समझ गया कि असिस्टेंट इसलिए दिया कि मेरे को गाइड नहीं करे। तो मैंने एक दिन की शूटिंग की, और शूटिंग करने के बाद देखा, फिर नासिर साहब ने बोला कि ही कैन डायरेक्ट, बोले, और ये फिल्म हिंदी में भी बनाओ, गुजराती में भी बनाओ। ओह। और इस तरह से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। हिंदी में फिर जन्म लेंगे हम, और गुजराती में जन्म जन्म ना साथी, ताहिर साहब, प्रोड्यूस बाय एंड अरे रिटन वाह। एंड डायरेक्टेड बाय। क्या ये फिल्म सफल रही? हाँ, गुजराती हिट हुई, और गुजराती में पहली बार अलग टाइप की फिल्म आई। तो उसके बाद गुजराती फिल्म में मतलब काफ़ी मैंने स्टार्ट हुई, एक के बाद चली, गुजराती कैरियर स्टार्ट हुआ वहाँ से। और गुजराती में फिर मेरी एक सुपर हिट फिल्म हुई थी, उसका रीमेक अरुणा जी के ब्रदर ने किया था, अनोखा बंधन, जो मेरी फिल्म थी गुजराती, माँ विना सुनो संसार। तो वो सुपर हिट हुई थी। उसके बाद ये फिल्म रीमेक हुई तो वो भी सुपर हिट हुई। उसके बाद एक गुजराती प्रोड्यूसर जो मेरे थे, जगदीश शर्मा, उनकी मैंने फिल्म बनाई थी, वो सुपर हिट हुई। तो उन्होंने भी मेरे को हिंदी के लिए बोला, तो फिर मैंने बनाई लव मैरिज, अच्छा। अनिल कपूर मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी शेषन। और उस टाइम पे देखिए वो आज की कहानी है, तो वो फिल्म भी सुपर हिट हुई। इसके बाद प्राणलाल मेहता जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, और प्राणलाल जी की फिल्म गुजराती सुपर हिट हुई। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि अब मेरे लिए भी हिंदी बनाओ। तो मैंने उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड पे एक फिल्म लिखी थी, मरते दम तक। उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड पीक पीरियड चल रहा था, तो मैंने उसमें देखिए नाम भी डीके रखा था विलन का। तो उसमें मैंने राज साहब को दिमाग में रख के, कि राज साहब ने कभी भी डॉन का रोल नहीं किया था, तो उनको दिमाग में रख के पूरी कहानी लिखी थी। तो मैंने प्राणलाल जी को कहानी बोली, मैं बोला मेरे पास कहानी है, सब्जेक्ट, तो टाइटल भी बताया मैंने, मरते दम तक है मेरा, और राजकुमार जी को दिमाग में रख के रखा है। तो प्राणलाल जी बोले राजकुमार जी ने मेरे को 2 बार ना बोल चुके हैं बोलते, तो आप एक काम करो, राज साहब को कन्विंस कर दो, अगर वो कहानी सुन के हाँ बोलते हैं तो आई विल डू द फिल्म बोलते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, तो मैं बोला मेरे को राज साहब का नंबर दे दीजिए, आप ऑफिस में से नंबर दिया उन्होंने। मैंने राज साहब को फ़ोन किया शाम को, तो बोलते कौन, मेहुल कुमार। तो मैं बोला सर मैंने बहुत गुजराती फिल्में बनाई है, सुपर हिट फिल्में है, और मेरी 2 हिंदी फिल्में रिलीज़ हो चुकी है, वो भी सिल्वर जुबली है, दोनों का नाम दिए। तो बोलती ये कहानी, मैं बोला ये कहानी मैंने आपको दिमाग में रख के लिखी है, क्या टाइटल है? बोला मरते दम तक। अच्छा टाइटल तो दमदार है बोलते, फिर कहानी, बोला कहानी आप सुन लीजिए। तो मैंने राज साहब को दिमाग में रख के जब कहानी लिखी थी ना, तो मैंने काफ़ी इंक्वायरी की थी राज साहब के बारे में। तो किसी ने मेरे को बताया कि राज साहब को उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, हिंदी में नहीं। हालांकि ही वॉज हाईली एजुकेटेड, इंग्लिश भी उतनी परफेक्ट थी उनकी, लेकिन वो बोले उर्दू में ही स्क्रिप्ट मांगेंगे बोलते। तो मैंने एक फिर असिस्टेंट से उर्दू में पूरी ट्रांसलेट करवाई स्क्रिप्ट को, और राज साहब को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुमने यूएस क्लब देखा है? तो बोले यूएस क्लब में राजी गया नहीं हूँ, आर्मी का क्लब है कुलाबा में, मेरे को मालूम है। तो बोलते वहाँ पे शाम को संडे को 6 बजे मिलते हैं, वहाँ पे बात करेंगे। तो फिर मेरे को पूछ तुम्हारे पास गाड़ी है? तो मैं बोला गाड़ी तो है मेरे पास। फिर क्या नंबर है?
तो मैं बोला नंबर भी पूछ रहे, तो मैंने नंबर दिया, मेरा गुजरात का नंबर है GJ5756। तो बोले ओके, संडे को 6 बजे मिलेंगे वहाँ पे। तो मैं तो एकदम खुश हो गया, प्राणनाथ जी को बोला, प्राणनाथ जी बोले कभी गलती से मेरा नाम मत देना जब तक हाँ नहीं बोले। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं गया, घर से निकल के गाड़ी लेके, गेट पे जैसे मेरी गाड़ी रुकी तो वॉचमैन बोलता है आर यू मिस्टर मेहुल कुमार? मैं बोला यस। बोले राज साहब ने आपकी गाड़ी का नंबर दिया था, तो आप अंदर आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं समझ गया कि नंबर क्यों लिया था उन्होंने। फिर मैं बैठा, वो गोल्फ खेल के आए, मेरे को हाथ मिला, बैठे। फिर मैं बोला राजी ये स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने देखा उर्दू में स्क्रिप्ट। बोला मेरे को मालूम है राजी आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए। बोला फिर वो पन्ने पलटते रहे, मैं चुपचाप बैठा था। 5-10 मिनट निकल गए, लास्ट के 3-4 पेज पे एकदम पढ़ने लगे कुछ। तो मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्या। तो मेरे को बोलते क्लाइमैक्स लिखा हुआ है। मैंने राजी पूरी स्क्रिप्ट है, क्लाइमैक्स डिटेल में लिखा हुआ है। बोले बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे पास जो स्क्रिप्ट आती है ना उसमें क्लाइमैक्स लिखा हुआ नहीं होता। बोले लास्ट पेज पे लिखा हुआ होता है CLIAMAX और नीचे अंडरलाइन होता है। डायरेक्टर को मैं पूछता हूँ भाई क्लाइमैक्स? बोले सर क्लाइमैक्स अभी सोचा नहीं होता, हम बाद में सोचेंगे। नहीं मेरा सर मेरा क्लाइमैक्स भी है। बोले आई लाइक बोलते स्क्रिप्ट, एक काम करते हैं अगले संडे को फिर मिलेंगे, मैं ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और संडे को यस और नो बोल दूंगा। अच्छा। फिर मेरे को बोला ड्रिंक, मैंने सर मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता। बोले कोई अच्छी बात है, कोल्ड ड्रिंक्स की लीजिए। और मैंने वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स पिया और बहुत खुश हुए वो। वहाँ से मैं निकला, प्राणलाल जी को बाहर से फ़ोन किया मैंने। मैं बोला भाई अगले संडे। बोले कुछ, मैं कुछ नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट ने अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी। और उसके बाद फिर अगले संडे में फिर गया तो मेरे को सीधा गले लगाया, अरे वाह, आई लाइक योर स्क्रिप्ट, बोलता है मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। बोलते प्रोड्यूसर कौन है? वो मैंने प्राणलाल जी मेहता। प्राणलाल मेहता, उनको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ। मैं बोला सर लेकिन ये फिल्म मैं करूँगा। बोलते मेहता साहब को बोलो मेरे से बात करें, बाकी की बातें बात कर लेंगे। और ये इस तरह से मतलब मरते दम तक स्टार्ट हुई, 6 महीने में कंप्लीट हुई और सुपर डुपर हिट फिल्म। और राज साहब ने पहली बार डॉन का रोल किया। उसके बाद फिर राज जी ने मेरे साथ, ताज्जुब की बात है ना हाँ, कि कभी डॉन का किरदार उन्होंने निभाया नहीं था। नहीं निभाया था। यूजुअली एक प्रेमी का किरदार निभाते हैं, Yes. एक हेड ऑफ द फैमिली का किरदार निभाते हैं, जैसे कि वक्त कहिए, Yes. नीलकमल कहिए। तो ऐसा किरदार निभाया नहीं उन्होंने, कैसे हाँ बोला होगा? उनको अच्छा लगा वो, क्योंकि उनकी स्टाइल में ही मैंने पूरा लिखी हुई थी, मतलब उनकी एंट्री भी ऐसी थी, डायलॉग भी वैसे थे। तो उनको मतलब लगा कि भाई डॉन का रोल मैंने कभी किया नहीं। फिर एक बात हमारी ये हुई थी, जब कॉस्ट्यूम की बात आई ना, तो मैंने बोला मेरा राजी कॉस्ट्यूम, तो बोले कॉस्ट्यूम का तुमने कुछ सोचा? मेरा राजी कॉस्ट्यूम का सोचा है मैंने। बोला देखिए दुनिया के जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, या तो ब्लैक कपड़े पहनते या वाइट पहनते, तो आपके लिए मैंने ब्लैक रखा है। सूट आपके जितने 4-5-6 जितने बनाने बनेंगे, लेकिन ब्लैक कलर होगा और कोई कलर नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और मैं लगा जी एक आइडिया और भी मैंने रखा है उसमें, शर्ट आप सूट पहनोगे ना बाहर रखोगे। तो बोले सूट पहन के शर्ट बाहर में? मैं बोला आप करोगे तो स्टाइल बनेगी। अरे उसके बाद देखिए फिल्म लाइन में स्टाइल बन गई, लोग सूट पहन के शर्ट बाहर रखते थे। और वो उन्होंने पिक्चर की और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। अब जैसे राज्य का जिक्र निकल चुका है तो डेफिनेटली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजकुमार के बारे में कई तरह की बातें सुनने मिलती हैं, अच्छी और बुरी। तो ये भी सुनने में आता है कि वो बड़े अजीबोगरीब इंसान थे, कलाकार तो ज़बरदस्त थे। तो उनके जो अजीबोगरीब नेचर के कुछ किस्से आप सुनाइए, क्या वाकई ऐसे थे? आपका क्या अनुभव है? देखिए मतलब राज साहब को जो उनकी स्टाइल में प्रेजेंट करते थे ना, उनके साथ उनकी कोई टेंशन नहीं होती थी। Okay. अगर राज साहब को कुछ अलग ही कहानी सुना दी या अलग ही कैरेक्टर दे दिया, फिर वहाँ पे टेंशन होती थी। और उनको एक सेट पे राइटर आता था ना, तो वो उनको नहीं जमता था कभी भी। तो बाइंड की हुई स्क्रिप्ट मैंने वो सारी इंक्वायरी कर ली थी। तो सेट पे अगर बोले राइटर आया ना, तो फिर वो बात गई काम से। ख़त्म। और फिर सेट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं, पूरी स्क्रिप्ट अगर आपने दे दी और बोलोगे सर इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे को कन्विंस करोगे मैं चेंज करूँगा, नहीं तो मैं आपको कन्विंस करूँगा। तो वो अगर मान जाते थे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो राज साहब की मेरे सेट पे कभी भी कोई टेंशन नहीं हुई थी। इवन जब मैंने मेरी खुद की तिरंगा स्टार्ट की, तभी सोचिए ना, तिरंगा आपने उस टाइम पे स्क्रीन में पेज आते थे, मैंने 3 पेज दिए थे, एक राज साहब का था और सेकंड ये कैरेक्टर फाइनल नहीं हो रहा था तो बैक में दिया था इंस्पेक्टर का कैरेक्टर, और वो 3 लड़के थे, उनका 3rd पेज था। तो मेरे को काफ़ी लोग पूछते थे मेहुल जी ये सेकंड हीरो कौन है? सेकंड हीरो अभी कोई फाइनल नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे कोई राज साहब के साथ काम करने को तैयार नहीं था। रजनी जी को पहले सुनाया था मैंने, नाम भी उनका रखा है देखो, ओरिजिनल रजनी। तो वो भी मतलब
उनका रियल नाम शिवाजी है, शिवाजी राव वागले हाँ, नाम रखा था मैंने। यस। तो वो भी कहानी उनको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि मेहुल जी यार राज साहब के साथ पता नहीं मेरा जमे नहीं जमे, इससे अच्छा माफ़ करो, नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर नसीर भाई ने भी ना बोल दिया। उसके बाद नाना फाइनल किया, और नाना ने फिर कहानी सुनने के बाद यही शर्त रखी थी कि राज साहब सेट पे अगर इंटरफियर करेंगे ना मेहुल, तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। तो मैं बोला राज साहब मेरे सेट पे कभी इंटरफेयर नहीं करते। राज साहब की ये 3rd फिल्म है, उसके पहले भी जंगबाज कर चुके थे मेरे साथ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और फिर यही कहानी मैंने जब राज साहब को सुनाई, फाइनल हो, मैं बोला वो हीरो फाइनल हुआ कोई? मैं बोला राजी हो गया। कौन है? मैं बोला नाना पाटेकर। अरे नाना पाटेकर मेहुल, वो तो बदतमीज है, सेट पे गाली गलौज करता है, मारपीट कर लेता है। मतलब राजी सारी बातें क्लियर कर ली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसने एक बात बोली है। बोले क्या बात बोली? बोले राज साहब अगर इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। मेरा राज साहब मेरे वहाँ इंटरफियर नहीं करते, टेंशन मत लो। बोले उसको बोल देना मेहुल, मैं कोई इंटरफियर करता ही नहीं हूँ। बोला नहीं राजी, उसने जो बोला है मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद देखिए पिक्चर स्टार्ट हुई, और मैं मुहूर्त के दिन, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, मेरे को मुहूर्त के दिन आए थे तो क्या बोले मालूम है? बोले भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए। बोलते 6 महीने में बनाने की प्लानिंग तो कर रहा है, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, और 6 महीने में कंप्लीट हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिल्म भी सुपर हिट हुई। तो मतलब उनका क्या है, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हो जाए, वही नाना का नेचर है। नाना को आपने सीन वाइज स्क्रिप्ट सुना दी, एवरीथिंग डिस्कस कर लिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ सेट पे डिस्कस चालू हुई तो फिर प्रॉब्लम होती, वो हर एक आर्टिस्ट के साथ होता है जो बड़े आर्टिस्ट हैं, तो ये कभी उनके साथ नहीं हुआ। तो नाना ने भी मेरे साथ 3 फिल्में की, किसी के साथ 3 फिल्में नहीं की उसने, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नाना और राजकुमार दोनों मुश्किल कलाकारों के साथ आपने 3 फिल्में की है, तो ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ वो तो है ही। और राज साहब की कमबैक फिल्म थी, राज साहब ने 5 साल के बाद फिल्म की मरते दम तक, तो मेरे लिए वो यादगार फिल्म है। सेम अमित जी के साथ हुआ, अमित जी ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो उनकी होम प्रोडक्शन मृत्युदाता। वो भी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी, तो एक लाइफ के यादगार वो से डेफिनेट है मेरे लिए। बिल्कुल। नाना खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं, ये भी उनके बारे में सुनने में आया। वो अगर डायरेक्टर उसको कन्विंस नहीं कर पाता ना तो फिर वो टेक ओवर कर लेता है। हाँ अगर पहले से ही एवरीथिंग क्लियर करके चलो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी नहीं। कईयों से सुना है तो मैंने सोचा। हाँ नहीं सही बात है वो, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर होगा। मेरे को कितने लोग बोलते नाना ने आपके साथ 3 फिल्में कैसे की, मतलब नाना को पूछो कैसे की। आपको तो गुजराती फिल्मों के मनमोहन देसाई भी कहा जाता था। यस यस। तो क्या मतलब 18 फिल्में की ना आपने? 18 गुजराती, 19 हिंदी। 19 हिंदी। ओहो ग्रेट। तो गुजराती फिल्मों की इंडस्ट्री का क्या आपका अनुभव रहा? देखिए उस टाइम पे जब गुजराती फिल्मों में मैं आया था तो उस टाइम पे गुजराती फिल्में मतलब पगड़ी वाली टिपिकल गुजराती फिल्में बनती थी, और उस टाइम पे मैंने हीरो को पैंट शर्ट पहना के एक नई टाइप की फिल्म बनाना चालू किया। फिर अरुणा जी को लेके एक्शन फिल्में बनाई, अमित जी को लेडी अमिताभ बच्चन गुजरात वाले बोलने लगे थे तभी, तो वो भी सुपर हिट हुई फिल्में। उसके बाद इमोशनल फैमिली ड्रामा बनाया तो वो भी सुपर हिट हुई। और उसके बाद मैंने सोचा कि गुजराती में कोई कॉमेडी फिल्म नहीं बनी, तो दादा कोंड के गुजराती में चंदू जमादार पांडु हवालदार का रीमेक करना चाहते थे, तो एज ए डायरेक्टर मेरे को साइन किया था। तो मैंने बोला कि चलो ये तो एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्त होगा, और वो पिक्चर सुपर हिट सिल्वर जुबली हुई दादा कोंडके के साथ भी, चंदू जमादार। तो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर गुजराती लोगों ने क्या, सब इंडस्ट्री वालों ने बातें फैलाना चालू किया, मेहुल कुमार पगड़ी की वाली फिल्म बना ही नहीं सकता, इसलिए ऐसी फिल्म बना रहा है। तो फिर मैंने स्टार्ट की ढोला मारू, लव स्टोरी आपको मालूम है, तो सुपर हिट फिल्म। उसके बाद मेरू मालन मेरी, जिसका ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू ओढ़ी आज भी सुपर हिट गाना है, बहुत प्यारा गीत। हाँ तो वो भी सुपर हिट। उसके बाद 3-4 मैंने यही पगड़ी वाली फिल्में मैंने, वो सब सुपर हिट हुई, होम प्रोडक्शन की भी बाहर की भी। तो इस तरह से सारे मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। बिल्कुल। हिंदी में क्या फर्क लगा आपको कंपेयर टू गुजराती फिल्म? हिंदी में क्या है, गुजराती में थोड़ा लिमिटेशन होता था कि भाई सर्टेन गुजराती सेंटिमेंट्स गुजराती ऑडियंस को दिमाग में रख के बनानी पड़ती थी। हिंदी में तो यूनिवर्सल आप पूरे हिंदुस्तान के सेंटिमेंट, हिंदुस्तान के कल्चर्स, वो सारी चीज़ें दिखा सकते हो, जो मैंने अपनी फिल्मों में ऑलरेडी दिखाई थी। तो अपने को उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया को दिमाग में रख के बनानी पड़ती थी, और गुजराती फिल्म सिर्फ गुजरात को दिमाग में रख के। हिंदी इंडस्ट्री में आपने उस वक्त के बहुत ही नोटेबल कलाकारों के साथ काम किया जो आगे चलकर फिर लीजेंड्स बन गए, खासकर अमिताभ बच्चन कहिए, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, जया प्रदा,
इन सभी के साथ क्या मेमोरीज है आपकी, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस है? देखिए मोस्टली मैंने सब बड़े स्टारों के साथ काम किया है। धर्म जी के पिक पीरियड में 4 फिल्में की, जीतू जी के पिक पीरियड में उनके साथ 4 फिल्म की, जैकी श्रॉफ के साथ, जया प्रदा जी के साथ, मतलब मोस्टली सब आर्टिस्ट, कोई ऐसे बाकी नहीं रहे। कबीर बेदी जी से लेके विलन में मतलब प्राण साहब ने भी मेरे साथ एक फिल्म की थी, वो लास्ट फिल्म थी उनकी, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। प्रेम चोपड़ा जी के साथ किया, अमरीश जी के साथ किया, मतलब सारे, मतलब जितने भी, तो विलन भी जितने भी थे सब ने मेरे साथ काम किया, हीरो भी काफ़ी थे, सब ने मेरे साथ काम किया। तो मतलब उस मामले में कभी कोई प्रॉब्लम, जैसे धर्म जी ने तो देखिए उनके पिक पीरियड थे उस टाइम पे, और धर्म जी फिर क्या बोलते थे मेरे को, कहानी डिटेल में नहीं सुनते थे। वो बोलते थे मेहुल यार मेरे को डिटेल में कहानी नहीं सुननी, मेरा कैरेक्टर सुना दो, मेरे को तुम्हारे पे भरोसा है, बोलते, और वो फिल्म करते थे। तो वो आर्टिस्ट उस टाइम पे ये थे, अभी विश्वास था आप पे। हाँ, तो वो कर लेते थे। और उस टाइम पे भी जीतू जी धर्म जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रहा था। हाँ। और जब मैंने उनको कंबाइन लेके फिल्म की, तभी भी मेरे को लोग बोल रहे थे मेहुल जी आप कहाँ यार, जीतू जी धर्म जी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। मैं बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि धर्म जी ने ऑलरेडी 3 फिल्में की है, जीतू जी ने भी ऑलरेडी 3 की है, ये 4थी फिल्म है मेरी, और आराम से पिक्चर कंप्लीट हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अमित जी की क्या यादें हैं? अमित जी ने, देखिए अमित जी के साथ मेरी पहचान मनमोहन देसाई जी ने करवाई थी। हाँ। हाँ, और उन्होंने बोला था कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई है। वो मेरी लव मैरिज फिल्म का मुहूर्त था, और अमित जी ने क्लिप दिया था और मन जी ने मुहूर्त शॉट डायरेक्ट किया था। वहाँ पे मेरी पहचान हुई थी अमित जी के साथ। उसके बाद अमित जी ने मेरी सेकंड फिल्म आसमान से ऊंचा सुजीत कुमार जी की, उसका मुहूर्त किया था। और फिर आंसू बने अंगारे, ओके। माधुरी का जो फिल्म थी, तो पहचान थी मेरी। लेकिन अमित जी कभी कमबैक करेंगे या मेरे साथ वो फिल्म करेंगे, वैसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो मतलब हुआ, मतलब आमिर खान की फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च था, उसमें अमित जी भी थे, तभी वो फिल्म नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं गया था म्यूज़िक लॉन्च में, हरीश सुगंध, चमू सुगंध जी की फिल्म हाँ, थी। तो वहाँ पे मेरी बात हुई, तो मेरे को बोले सर कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके पास गर्मा गर्म? मेरे को वो सर, मैंने सर सब्जेक्ट तो है, किसके लिए? बोलते मेरे लिए। तो मैं बोला आप तो, बोलते हाँ बात करेंगे, बोलते ऐसे करके बात, अभी पार्टी में ऐसी बातें होती है, तो मैंने कोई सीरियस नहीं लिया था। उसके बाद फिर दूसरे दिन शीतल जी का फ़ोन आ गया, बोलते वो सर से आपने कुछ सब्जेक्ट की कल बात की है? बोला हाँ की हुई है। बोले कब सुना सकते हो? बोला आप पूछ लेना, सब्जेक्ट रेडी है। तो मैंने वो सब्जेक्ट लिखा था मृत्युदाता, वो एक रियल स्टोरी पे था बेस्ड। एक डॉक्टर है, उसका नाम मैं नहीं लेता था, वो ड्रिंक करके ऑपरेशन करता था और कोई ऑपरेशन फ्लॉप नहीं होता था, एक पेग, मतलब उसको आदत थी। तो मैं बोला सर मैं आपकी लाइफ पे फिल्म बनाऊंगा। बोलते फिल्म चलेगी ही नहीं, वो ऐसे बोल रहा था उस दिन, कौन डाइजेस्ट करेगा कि डॉक्टर दारू पी के ऑपरेशन करता है। तो वो है। तो उसके बाद फिर मैंने वो कहानी लिखी थी अमित जी को। फिर दूसरे दिन फिर मैं बोला, तो बोले फ़ोन किया मैंने, तो बोले प्रतीक्षा में 11 बजे आ जाओ। मैं गया 11 बजे, स्क्रिप्ट पूरी सीन वाइज सुना अमित जी को, एंड ही एग्रीड, बोलते मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। और उस टाइम पे फिर उन्होंने बोला कि आपकी प्राइस की भी जो भी कोई बात होगी वो हम कर लेंगे, वी आर डूइंग दिस फिल्म। तो उसके बाद फिर अमित जी आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तो मेरे को बोले कि आप 1 महीने तक मैं बाहर जा रहा हूँ, तो अभी 1 महीने तक ये न्यूज़ कहीं किसी को मत बोलना, वापस आने के बाद हम लोग मुहूर्त करके शूटिंग स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और मेरे को दूसरे दिन साइनिंग अमाउंट का चेक भी उनके ऑफिस से मिल गया। और उसके बाद फिर मतलब अमित जी 1 महीने के बाद वापस आए ना, तो मेरे को फ़ोन किया, बोलते सर ये तो कमाल हो गया। मतलब क्या हुआ सर? बोलते कहीं न्यूज़ नहीं है कि आपको मैंने साइन किया है। लोग मेरे को मिल के जाते थे, पेपर में न्यूज़ आ जाते थे, अमिताभ बच्चन इज डूइंग माई फिल्म, ये मेरी फिल्म, मतलब सब जगह आपने। मैं बोला सर आपको मैं बात बताऊं? बोले क्या? आपने जो चेक दिया है ना, मैंने बैंक में नहीं डाला है। बोले क्यों? मैं बोला मैं अकाउंटेंट को चेक देता, वो पूछता तो सही ना ये किसका है, तो सीधी बात बात फैलती और कहीं ना कहीं न्यूज़ लीक होते हैं। तो मैंने चेक अभी डाला नहीं, अभी जब करेंगे उस दिन डालूंगा मैं। तो ऐसी बात है। और अमित जी का नेचर तो इज ए ग्रेट, मतलब कभी शूटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी कोई टेंशन नहीं मृत्युदाता की। और उसमें मैंने वो भी एक बात रखी थी, मैंने सर देखिए मैं जो फिल्म डायरेक्ट करता हूँ ना, तो पूरा यूनिट मेरा रखता हूँ। तो आप प्रोड्यूसर हो लेकिन यूनिट मेरा रहेगा, तो उससे क्या है, देखिए मेरी स्टाइल में वो फिल्म बनेगी। उनको सबको मालूम है मैं कैसे काम करता हूँ, तो मेरे को टेंशन नहीं होगी। कैमरामैन एवरीथिंग बोले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा यूनिट आपका रख सकते हो। और पूरा यूनिट मैंने रखा। और उसके बाद फिर मैंने एक शर्त और रखी थी, मैंने सर देखिए हम स्विट्ज़रलैंड आउटडोर कर रहे हैं, और एक आपको रिक्वेस्ट है, आप प्रोड्यूसर है, सब लोग एक ही होटल में ठहरेंगे। तो बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि आप अलग ठहरोगे तो हीरोइन भी पूछेगी अमित जी निकले,
अब आप निकलोगे फिर वो निकलेगी, फिर दूसरे आर्टिस्ट कहीं होगा वो पूछेगा, वो निकले। तो स्विट्ज़रलैंड में राइट टाइम पे शूटिंग होती है। फॉरेन में हम लोग कहीं भी शूटिंग करते हैं तो राइट टाइम पे शूटिंग नहीं हो। मेरे ये एक्सपीरियंस है वाला। तो मैं हमेशा आउट ऑफ कंट्री शूटिंग करता हूँ तो पूरी यूनिट को एक ही होटल में रखता हूँ। एक साथ सब नीचे उतरे, एक साथ सब निकले, पैकअप हुआ, एक साथ वापस आए, नो प्रॉब्लम होता है। तो वही हुआ। फिर हम लोग पहले दिन जब स्विट्ज़रलैंड गए, शिफ्ट हुए, तो करिश्मा भी थी, बबीता जी आई हुई थी। तो उसने वही पूछा, अमित जी भी इधर ठहरे हुए? मैं बोला हाँ, अमित जी नहीं, पूरा यूनिट यहीं ठहरा हुआ है और सबको सुबह 7 बजे यहाँ से निकलने का। और इस तरह से शूटिंग हुई कंप्लीट फिल्म। वो मतलब जो बजट था ना, उस बजट के अंदर कंप्लीट हुई फिल्म और कोई वो नहीं था प्रॉब्लम। गजब की बात है। तो अमित जी भी मतलब उनको भी लगा कि नहीं भाई ये सही बात है। उसके बाद जब मैंने कोहराम अपनी होम प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मैंने अमित जी को बोला, तो अमित जी ने भी वही बोला कि भाई नाना के साथ मैंने कभी फिल्म की नहीं है मेहुल जी, और मेरा सर नाना की मेरे साथ तीसरी फिल्म हो गई है तो आपकी सेकंड होगी। तो बोले टेंशन नहीं, बोले आप हो तो मेरे को टेंशन नहीं, आपकी स्टाइल मेरे को मालूम है, लेकिन नाना के साथ मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। बोलते बोला कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। फिर नाना को मैंने बोल दिया, बोला देख सेट पे मतलब तेरे को मतलब वैसा ही रहना है जो दूसरी फिल्मों में मेरे साथ तो रहा है। बोलते मेहुल मैंने आज तक तेरे को कोई टेंशन दिया है? बोला नहीं, क्योंकि वो सीनियर है वाला हमसे, तो वो ध्यान रखना है। और कभी भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिल्म आराम से हम लोग ने की। उसमें भी आउटडोर किया हम लोग, वैष्णो देवी भी गए थे, गाना था अमित जी का, नाना का, तो भी कोई टेंशन नहीं हुआ। वंडरफुल। तो क्या एवरीथिंग क्लियर करके चलो तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अदरवाइज फिर बड़े स्टारों के साथ टेंशन हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है आपने पिछली मुलाकात में एक बार अमित जी का कुछ किस्सा सुनाया था, उसको बताइए ना। वो कुछ मूंगफली के छिलके कहीं पड़े हुए थे, आपने कहा था। हम लोग आउटडोर कर रहे थे ना वैष्णो देवी, तो आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें देखिए डैनी शाम को पकड़ के लोग लेके आते हैं, अमित जी और नाना दोनों, और उसके बाद इसको यहाँ से छोड़ देते हैं कि भाग तू यहाँ से चला जा। तो अमित जी थोड़े टेंशन में आए, बोलते यार हम लोग इतने बड़े दो स्टार विलन को छोड़ देते हैं, बोलते पब्लिक क्या सोचेगी। तो नाना बोलते देखो स्क्रिप्ट सुनाई थी तो यही था ना, बोलते अभी इसको कुछ बोलेंगे ये मानेगा नहीं, बोलते। और फिर अमित जी बोले तू बात करने, शायद तेरी बात मानेगा। तो नाना मेरे को आया, बैठा मेरे बाजू में, बोले मेहुल यार हम दोनों इतने बड़े स्टार, मतलब और कैरेक्टर भी इतने बड़े फिल्म में हमारे दोनों के बताए, और विलन को छोड़ देते हैं हम लोग, भागने को बोलते हैं, तो पब्लिक क्या सोचेगी। मैंने पब्लिक क्या सोचेगी, तेरे को क्या लगता है? बोलते पब्लिक यही सोचेगी इसको क्यों छोड़ दिया। तो मैं बोला यही तो है, मेरी सोच भी यही है। अगर आपको लगता है कि इसको क्यों छोड़ा तो पब्लिक को डेफिनेट लगेगा, और क्यों छोड़ा वो हम बार बताते हैं। उसको गोली मारते हैं अमित जी, नाम आता है टेररिस्ट का, मारना उसको है, तो वो सीक्वेंस है। तो कैसे नाना बोलता है अमित जी को जाके बोला, बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, शूटिंग कर दे। फिर शूटिंग किया था। तो ऐसे कोई टेंशन कभी होती नहीं थी, लेकिन कभी कभी होता है। तो मैं क्या मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आर्टिस्ट को बोलता हूँ कि आप मेरे को कन्विंस करो, मैं चेंज करने को तैयार हूँ, अदरवाइज मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि ये सीन मैंने क्यों रखा है, किस तरह से रखा है। तो कभी कोई प्रॉब्लम आज तक तो किसी के साथ मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा रेयर होता है। हाँ बहुत रेयर होता है। बिल्कुल। मेहुल जी, इतने सालों के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इंडस्ट्री का, खासकर इंडस्ट्री किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती गई है? देखिए मतलब अभी तो इतने चेंज आ गए कि मतलब फ्रेंकली कहूँ तो जब से कंपनी आई ने हमारी इंडस्ट्री को धंधा बना दिया, क्रिएशन ख़त्म हो गया। पहले क्रिएशन फर्स्ट वर्ड था, अभी बिजनेस फर्स्ट वर्ड है। पहले आर्टिस्ट लोग भी प्रोड्यूसर को कॉपरेट करते थे, अभी कुछ नहीं। तो हर एक के लिए धंधा बन गया, पहले ये धंधा नहीं था। पहले कहानी आर्टिस्ट खुद सुनते थे, डायरेक्टर सीन वाइज उनको स्क्रिप्ट सुनाता था, तो पूरी फिल्म उनके दिमाग में बैठ गई। अभी आज आप उनके बिजनेस मैनेजर को ईमेल भेजो, अब ईमेल वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कहानी सुनने के लिए टाइम मिला तो मिला, नहीं तो पैसे की बात फाइनल हुई, दे आर रेडी। और फिर एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर आप सुनिए, और 4 के बाद भी गानों में कुछ होता ही नहीं है। किसी को पूछो इस फिल्म में कितने कौन म्यूज़िक डायरेक्टर, मालूम नहीं सर 4 म्यूज़िक डायरेक्टर। तो पहले डायरेक्टर की पहचान थी, म्यूज़िक डायरेक्टर की पहचान थी, लिरिक्स राइटर की पहचान थी। आज वो सब इंडिविजुअल पहचान ख़त्म हो गई। तो मतलब ये इसीलिए देखिए आज इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो रही। और दूसरा क्या हुआ है, हमारे कल्चर साइडवेज कर दिए। पहले फिल्मों में क्या होता था, इंडियन कल्चर्स आते थे, माँ बाप के कैरेक्टर आते थे, सेंटीमेंट्स आते थे। आज ये सारी चीज़ें गुल हो गई। तो इसीलिए पब्लिक जो देखने जाती है उनको कहीं अपनापन नज़र नहीं आता है,
और हम लोग कभी मेरा मल्टीप्लेक्स से रिलीज होती मैं पूछता हूँ यार तो समथिंग डिफरेंट है सर। अरे डिफरेंट क्या, लेकिन जो देखने वाले हैं वो तो वही है। हमारे कल्चर थोड़ी चेंज हो गया, हमारे त्यौहार थोड़ी चेंज हो गए, लेकिन अब वो क्या पता नहीं, आज की यंग जनरेशन को दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती। इसलिए देखिए पब्लिक साल में एक कितनी, लेबल लगाते हैं ना, रियलिस्टिक फिल्में। हाँ वही साउथ की फिल्में आज भी चल रही है, क्योंकि वो आज भी देखिए उसमें माँ बाप के कैरेक्टर, इमोशन, सेंटीमेंट, ड्रेसेस, इंडियन कल्चर, वो सारी चीज़ें वो लेके आते हैं तो चलते। और वहाँ आज भी डायरेक्टर सब कुछ है। हमारे यहाँ भी डायरेक्टर साइडवेज हो गया, साइड हो गई। डायरेक्टर की बात कोई बहुत कम सुनते हैं, वरना आर्टिस्ट अपने हिसाब से काम करता है, कंपनी वाले अपना सजेशन देंगे, बाकी के लोग अपने इस तरह। अभी पहले कभी था क्रिएटिव हेड क्रिएटिव हेड भी है, क्रिएटिव डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, कितने मतलब पोस्ट बहुत है। हाँ, पोस्ट और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो किसको ब्लेम करें। क्या ओटीटी के आने से फिल्मों के बिजनेस पर असर हुआ है? डेफिनेट हुआ है, डेफिनेट हुआ है। और वो लोग क्या है, उनका देखिए अंग्रेज कंपनी है, उनको यहाँ के बजट डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं तो उनको तो हर चीज़ सस्ती लगती है। और हमारी फिल्में आज कहाँ से कहाँ जा रही है, करोड़ों के बजट बन गए, तो वो प्रॉब्लम आया है। वरना उस टाइम पे फिल्में, बड़ी से बड़ी फिल्म भी मतलब 8 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़, बहुत बड़ी फिल्म। और आज भी फिल्में फ्लॉप हो रही है ना ड्यू टू बजट ओनली, ये भी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। आज भी मतलब बिजनेस बहुत अच्छा है मल्टीप्लेक्स आने के बाद। अगर आज भी बड़ी से बड़ी फिल्म 100 करोड़ के अंदर बने ना तो 100% 200 करोड़ का धंधा कर सके। उससे छोटी फिल्म 50 to 75 और उससे छोटी फिल्म 25 से 30 करोड़ में बननी चाहिए, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन 300 करोड़ की फिल्म, 400 करोड़ की फिल्म, तो रिकवरी कैसे होगी। और मैं आपको बताऊं ना, कंपनी वाले ग्रोस कलेक्शन का ऐड देते पेपर में। तो मैंने एक बार एक कंपनी वालों को फ़ोन किया, मैं बोला यार ग्रोस कलेक्शन का आप लोग ऐड दे रहे हो, तो हंस रहा है। मतलब वाई आर यू लाफिंग? तो बोले सर हमारा गेम शेयर बाजार का है, बताए पब्लिक को क्या मालूम ग्रोस क्या नेट क्या बोलते। अब सोचिए, अब उनको क्रिएशन के साथ क्या लेना देना। मैं चुप हो गया। तो इसलिए देखिए ग्रोस कलेक्शन, अभी ग्रोस का, मेरा तो मल्टीप्लेक्स का बिजनेस तो मेरे को मालूम है 100 करोड़ जब ग्रोस होता है ना तो नेट 30 करोड़ ओनली। ओह। थिएटर रेंट अभी रेंट नहीं है, परसेंटेज पे है। फर्स्ट वीक 50% या 55%, उससे तो 50% तो थिएटर वाले लेके गए मिनिमम गिनो, उसके बाद जीएसटी गिनो तो वो गया, तो बचा कितना 30%। 100 करोड़ का धंधा हुआ तो 30 करोड़ नेट मिलता है। वो नेट है। हाँ, ओह। तो अभी 400 करोड़ की फिल्म को कितना धंधा करना पड़े। अरे बाप रे। तो इसीलिए देखिए आज कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद हो गई ना, ड्यू टू दिस रीज़न ओनली, क्योंकि बजट की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही। और फिर आर्टिस्टों ने कंपनी आने के बाद अपनी प्राइसें बढ़ा दी, तो वो भी पहले आर्टिस्टों की फिल्म फ्लॉप नहीं होती थी तो नेक्स्ट पिक्चर में प्राइस कम करते थे कि आपकी लास्ट फिल्म नहीं चली, इसमें मेरे को कम कर देना इतना पैसा। अभी वो चीज़ें भी नहीं। तो पहले एक फैमिली एटमोसफियर था, अब वो टोटल बिजनेस बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। वेरी ट्रू। आपकी फिल्मों में गोविंदा भी थे। गोविंदा ने मेरे साथ 3 फिल्में की ना। हाँ। तो उनका बिहेवियर कैसा था तब? गोविंदा देखिए आर्टिस्ट बहुत अच्छा था। गोविंदा ने कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ उसके जो ज्योतिष शास्त्र में जो गया ना, लेट आना, टाइम देख के निकलना घर से, उसके बाद मतलब उसका डाउनफॉल चालू हुआ। मैं एक किस्सा मेरा है, हमारा आसमान से ऊंचा की हम लोग शूटिंग कर रहे थे और उस दिन अच्छी फिल्म फाइट थी का वो। सीक्वेंस था, हाँ कश्मीर में। तो बर्फ़ इतनी गिरी कि शूटिंग करना मुश्किल हो गया और वो लास्ट डे था। तो गोविंदा रुकने को तैयार नहीं था। तो प्रोड्यूसर सुजीत कुमार थे, मेरे को बोले मेहुल जी यार ये तो ना बोल रहा है। मैंने वो जा रहा है, जाने दो। मैंने उसके बिना हम डुप्लीकेट से पूरा सीक्वेंस कर लेंगे और क्लोज वर्क के साथ बॉम्बे करेंगे। मैंने बोला ऐसे होगा? मैं कितनी बार कर चुका हूँ, टेंशन मत लो। तो गोविंदा को मैंने बोला, देख तू आज प्रोड्यूसर को कितना नुकसान होगा, एक दिन की शूटिंग बाकी है उसके लिए वापस कश्मीर आने का, तो तू एक दिन वहाँ लेट जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो नहीं रुका, चला गया। मैं तो कंप्लीट करके आऊँगा मेरा। और पूरी कंप्लीट की मैंने। वो फाइट सीक्वेंस से देखना उसमें गोविंदा के साथ, वो डुप्लीकेट था उस्मान करके, उस टाइम पे एक लड़का था वो करता है काफ़ी डुप्लीकेट, उसके पूरा डुप्लीकेट से पूरी फाइट मैंने कर ली गोविंदा के डुप्लीकेट से। और क्लोज वर्क फिल्म सिटी में किया मैच करके उसको। अब पिक्चर देखो, कहीं आपको पता नहीं चलेगा कि गोविंदा कश्मीर। जीतू जी भी मेरे को बोले, मैं बोलिया तो कमाल हो गया, बोलते जीतू जी थे उसमें। मेरा अभी क्या करे, रुकने को तैयार नहीं था वो एक दिन। फिर मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने गोविंदा देख तू ये तेरी हरकत है ना बंद कर दे मेरा, तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है, डांसर, इमोशनल सीन, एक्शन, तीनों चीज़ें तेरे में है और डेफ्थ फैमिली फिल्म में भी वो हाँ, बेस्ट है। हाँ, लेकिन उसने
नेचर चेंज नहीं किया, अदरवाइज वो लॉन्ग लाइफ चल सकता था। मैं उसको एक बार बोला था ये कि तू आर्टिस्ट ऑलराउंडर है, तेरे मुंह पे बोल रहा मैं, तेरे को इमोशनल सीन करवाओ तो कर सकता है, कॉमेडी कर सकता है, एक्शन कर सकता है, डांसर बेस्ट है, तो हर चीज़ तो है तेरे में। लेकिन वो हो सकता है ना, कुछ बोल नहीं सकते। क्या बोल सकते हैं, आजकल तो कोई भी फिल्म नहीं है उनके पास। नहीं एकदम, नहीं तो आज वो आराम से काम कर सकता है, बिल्कुल अच्छे और खासे नेचर मैच्योर। वाइज भी अच्छा है उसका, और उसने लाइफ भी देखी हुई, ये भी नहीं कि चलो भाई हाँ हाँ, स्ट्रगल बचपन भी में किया हुआ काफी है। सफर हाँ, किया और है। वही तो। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं उसके आजू बाजू वाले कोई ऐसे मिल गए दोस्त लोग जिन्होंने उसको गाइड करके फिर पूरा ज्योतिष शास्त्र में इन्वॉल्व हो गया था इतना। पता नहीं, लोग कहते हैं अंधविश्वासु बहुत है। हाँ वही, वो उसी में घर से निकलने के लिए टाइम, आने के लिए टाइम, वो सब चीज़ों में। सुना कि रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ही गोज बैक। वही सब बहुत मानता था। एक शत्रु साहब के साथ भी आपने फिल्म की, हाँ, तो सिन्हा वो साहब भी के साथ लेट लतीफ सुना है उनके उन्होंने बारे रिकॉर्ड में। ब्रेक किया था मेरी फिल्म में, लेकिन नाइंसाफ़ी में। तो एक सनराइज का शॉट्स था, तो मैंने सिन्हा साहब को बोला, सिन्हा साहब देखिए सनराइज पे आपकी एंट्री है। तो वो तो सनराइज पे तो मैं उठता भी नहीं, मैं बोला एक रिकॉर्ड ब्रेक करे तो, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्पेशल इफेक्ट थे नहीं, आपको सनराइज दिखाना है तो सनराइज भी करना पड़ता था, सनसेट है तो सनसेट भी करना पड़ता था। तो मैं बोला कि एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दीजिए इसमें आप, ताकि इंडस्ट्री में भी लोगों को लगे कि भाई मैं आता हूँ। कर सकते हैं। हाँ, तो बोले चलो ठीक है तुम्हारे लिए कर देता हूँ, लेकिन बोलता ये एक ही बार होगा, दोबारा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करूँगा। और फिल्म सिटी में हम लोग ने शूटिंग रखा था, और कोई मानने को तैयार नहीं, यूनिट वाले सब आ गए थे, बोलते मेहुल जी सबको आएंगे बुला नहीं लिया वो। लेकिन वो आएंगे नहीं। और उनकी गाड़ी आई और मतलब सब परेशान, हंगामा हो गया, यार सिन्हा साहब आ गए, सिन्हा साहब आ गए, सिन्हा साहब आ गए, और शूटिंग की उन्होंने और आराम से हुआ। पिंच नहीं किया खुद हाँ, फिर मैंने उनको पूछा, मैंने सिन्हा साहब आप राइट टाइम पे क्यों नहीं आते? तो बोले देखो सही बात बताऊँ, बोले तुम राइट टाइम पे शूट करते हो, बहुत से ऐसे डायरेक्टर है जो हमने सेट पे जाता हूँ ना तो राइटर के साथ बैठे हुए सीन लिखते होते हैं, कितने लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे, तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो उसी में चला जाता है। अब तुम्हारा तो क्या है, स्क्रिप्ट रेडी होती है, शॉर्ट डिवीजन करके आ जाता हो घर से, तो फर्स्ट शॉट रेडी है, तो वैसे है नहीं, कम लोग हैं, तो इसलिए मैं बोलता मैं भी अपने हिसाब से 1-1.5 घंटा लेट आता हूँ, मालूम है कुछ काम नहीं हुआ होगा, मैं जाऊँगा तब तक शॉट रेडी होगा, फिर शूटिंग करेंगे। तो ये इसी वजह से नहीं आते थे, बोलते बहुत कम लोग हैं बोलते जो राइट टाइम पे शूटिंग करते हैं। तो मेरा तो कभी, मैं राइटर को भी सेट पे नहीं बुलाता था, जो भी है स्क्रिप्ट फाइनल हो गई उसके बाद हर एक आर्टिस्ट को सीन दे देता था, ताकि वो फिर सेट पे आके उनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं कि भाई सीन हमको मिल गया। और धर्म जी को भी उर्दू में सीन चाहिए थे उस टाइम पे। हाँ, वो उर्दू में, वो डबिंग भी करते थे तो उर्दू में लिखे हुए चाहिए उनको। अरे बाप रे, कई तरह के थे ना हाँ, झमेले। वो क्या लैंग्वेज पे ज़्यादा कम, राज साहब को भी मैंने एक बार पूछा था तो राज साहब ने यही बोला कि फिल्मों में ज़्यादा उर्दू वर्ड यूज़ होते हैं, तो उर्दू बोलने में फिर अपने को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई चलो उर्दू में ही है तो उर्दू में सही ढंग से बोलेंगे, करेक्ट। तो वो आता था बात। बिल्कुल। आपके फिल्मों की एक लीडिंग लेडी ममता कुलकर्णी भी थी। हाँ जी, ममता को मैंने ही ब्रेक दिया था। सो ब्यूटीफुल गर्ल ना। यस यस। अब कैसे, मतलब क्या जो उनका जो परिवर्तन हुआ है उस पर आप क्या सोचते वो हैं? मतलब उसने पर्सनल अपना वो किया है ना, हालांकि देखिए नेचर वाइज तो डाउन टू अर्थ, मतलब अच्छा। हाँ उसका कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, सेट पे भी कोई टेंशन नहीं, ना ड्रेस में कोई इंटरफेयर, कुछ नहीं। मैंने तो उसको पहली फिल्म में ब्रेक दिया था, उस टाइम पे फिल्म करने के बाद सेकंड फिल्म में भी उसको लिया था मैंने, तिरंगा क्रांतिवीर दोनों में थी वो, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, कभी भी नहीं। तो ये जब हुआ तो मेरे को भी लगा 20 साल तो चली गई थी, यहाँ थी ही नहीं, तो मैं तो काफ़ी साल उसको मिला भी नहीं था कभी भी। आपके टच में है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जब से गई तब से किसी के टच में नहीं थी, वो यहाँ पे जब थी तब तक थी, फिल्में करती थी, ये तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की उसने, सुपरहिट फिल्में थी। और बाकी कलाकार जैसे जीतू जी हुए या फिर जया प्रदा जी हुई, अम, डिम्पल जी हुई। डिम्पल जी के साथ मैंने क्रांतिवीर फर्स्ट फिल्म थी, क्रांतिवीर का रोल मतलब जब मैंने सोचा था तो मैंने सोचा कि डिम्पल जी से ये रोल करवाएंगे, तो उस टाइम पे तो घर पे जाके कहानी सुनते थे, मैंने सुना ही कहानी, तो वो बोलते मेहुल जी ऐसा रोल तो मैंने कभी किया ही नहीं, बोलते सीधी सादी सिंपल जर्नलिस्ट और कलम वाली बाई, आपने उपनाम भी दे दिया है उसका, सब कुछ है, तो लोग डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरी इमेज तो मतलब उनकी इमेज तो डिफरेंट थी, रोमांटिक Glamorous। यंग। हाँ, तो मैं बोला देखो मेरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप ये रोल कर सकते हो, तो बोले ठीक है फिर मैं करूँगी।
और उन्होंने किया। और आज भी कहीं भी जाते हैं तो लोग तलम वाली बाई बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं मेरे को परमानेंट कन्विंसिंगली किया। कन्विंस पूरा इन्वॉल्व होके किया था कैरेक्टर। तो आर्टिस्ट जब अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। तिरंगा में यही हुआ था, जब राज साहब नाना फाइनल हो गए थे, विलन मैंने इसको किया था दीपक श्री के, तो वो उस टाइम पे मतलब स्टेज का आर्टिस्ट था, तो उसको मैंने एक प्ले देखा था, मराठी प्ले, और उस प्ले में वो लगता था, वो गेंडा स्वामी नाम भी उसको सूट होता है। तो मेरे को राज साहब भी बोले थे, और मेहुल यार मेरे और नाना के सामने तुमने नया विलन लिया है। बोला राज जी नया विलन है ना, वो कैरेक्टर में फिट है, वो नाम से भी गेंडा स्वामी दिखेगा, शकल से भी गेंडा स्वामी, हाइट बॉडी पर्सनालिटी सब कुछ है, और आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने उसका प्ले देखा हुआ है वाला, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है वो करेगा। और उसने किया, देखिए उसके बाद वो भी गेंडा स्वामी के नाम से फेमस हो गया पूरा। तो पहले क्या था, डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस आता था तो वो किसी को रोल दे सकते थे कि कॉन्फिडेंस है ये काम करेगा। अब आज तो मतलब इतने टेस्ट लिए जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी रिजल्ट आता नहीं है सामने। क्या कोई ऐसे कलाकार थे कि जिन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप पर हावी होने की कोई ना कोई तो मिला ही होगा? नहीं ऐसा मतलब नहीं हुआ? कोई नहीं मिला। मैं उस मामले में बहुत लकी हूँ, क्योंकि वही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। स्क्रिप्ट पूरी फाइनल करके मैं पूछता हूँ, देखिए सर ये सीन वाइज लिखी हुई स्क्रिप्ट है, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को कन्विंस कर दो, मैं चेंज करूँगा, या तो मैं आपको कन्विंस करूँगा कि ये सीन मैंने क्यों लिखा है। तो मोस्टली कोई सुनने के बाद बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई टेंशन नहीं हुई थी, किसी के साथ नहीं हुई थी। जब राज साहब के साथ नहीं हुई, नाना के साथ नहीं हुई, तो बाकी तो अमित जी के साथ भी कभी भी कोई टेंशन नहीं। अमित जी तो सरेंडर टू डायरेक्टर, वो तो कभी भी मतलब डायरेक्टर सेक्टर। हाँ, वो मतलब एक शॉट था तो मैंने बोला अमित जी का क्लोजअप मैं दूसरा ले रहा था, तो मैंने बोला सर आप वैन में जाके बैठ सकते हैं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोलते मैं यहाँ बैठूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम है? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए होता ही नहीं। फिर मैंने उनको पूछा एक बार, ना सर आप सेट छोड़ के क्यों नहीं जाते? तो बोलते हैं कि मेरे को दिलीप साहब से ये सीखने को मिला। बोलते अभी आप क्लोजअप ले रहे हो दूसरे आर्टिस्ट का, मेरा जवाब दे रहा है वो, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो किस तरह से जवाब दे रहा है, उसके एक्सप्रेशन देख रहा हूँ। जब मेरा आप जवाब लोगे तो मैं उसी एक्सप्रेशन को दिमाग में रख के बोलूँगा। ओहो। अब ये इन्वॉल्वमेंट सोचिए, इसलिए मैं सेट छोड़ कर नहीं जाता हूँ। और ये दिलीप साहब से सीखा हूँ, दिलीप साहब सेट छोड़ के कभी नहीं जाते, उनका भी यही था। और आज तो मतलब दाढ़ी गए तो मुझसे भी निकाल डालते हैं, नेक्स्ट फ्लोर में वापस लगाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट कैरेक्टर, तभी वो कैरेक्टर इमोर्टल हो जाते हैं। आज वो आर्टिस्ट है ही नहीं जिनके कैरेक्टर इमोर्टल हो जाए। देखिए दिलीप साहब भी, अमित जी भी, इन्होंने इन्वॉल्व हो गए। नाना भी, देखिए नाना ने क्रांतिवीर में पुराने, मैंने उसको बोला नाना देख तेरे पुराने कपड़े जितने हैं वो मेरे को दे देना, तेरे को उतने नए बना के दूंगा। और सेट पे मतलब तेरे आयरन नहीं होगी, और पुराने चप्पल कोई तू जो घर पे पहनता है वो भी लेके आना, वही पहनना है, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहता है, खटिए पे सोता है, तेरे कोई बोले नो प्रॉब्लम है। और वही सबाना जी ने भी किया था अनोखा बंधन। अरे वाह। हाँ पुराने सारे, वो उन्होंने भी कोई इंटरव्यू में ये बोला था कि मैंने उस टाइम पे मेहुल कुमार ने बोला तो मैंने सारे मेरे पुराने कपड़े पहने बहुत थे। डेडिकेटेड एक्टर्स। हाँ तो वो सारे आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। अभी आज किसी को बोलो पुराने कपड़े, अरे यार कपड़े पुराने पहन के क्या करेंगे? तो बिल्कुल। वो कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते थे ना। आज देखिए क्रांतिवीर में नाना पूरा क्रांतिवीर बन के ही रहा था वो। जी जी जी। वही राजकुमार साहब का एक असलियत में भी कुछ किस्सा हुआ था ना, डेथ सीन के बारे में? मरते दम तक की हम लोग शूटिंग कर रहे थे ना, हाँ हाँ। तो उनकी शमशान यात्रा का वो हम लोग ने फरियाज होटल में उनका घर बताया था, पूरा एक्सटीरियर। खंडाला वाला? हाँ एक्चुअली ह्यूज लगता था ना। तो वहाँ से शमशान यात्रा, जूनियर आर्टिस्ट भी काफ़ी बुलाए थे, और टेम्पो पूरा सजा हुआ था, राज साहब को ऊपर सुलाए थे फ्लावर का पूरा। तो राज साहब मेरे को बोले मेहुल ऊपर आओ, तो मैं ऊपर बुलाया, मेरा पता नहीं ऊपर का के लिए बुला। मैं गया तो लड़का जो हार लेके खड़ा था बोलती दे दो मेहुल को हार, बोलते ये हार तुम पहनाओ मेरे को, जब जाऊँगा तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो मैं एकदम बोले राजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलते तो वो बोले पहना दो, अब उनका तो नेचर मालूम है। तो मैंने हार पहना दिया। उस टाइम पे मैंने भी इतना सीरियस नहीं सोचा, और उसके बाद शमशान यात्रा स्टार्ट हुई, सब कुछ हो गया, और फिर मेरे भी दिमाग में वो बात निकल गई। फिर राज जी की जब डेथ हुई तो उस टाइम पे हम लोग मेबू स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे मृत्युदाता की, अमित जी भी थे, डिम्पल जी भी थी। तो वहाँ से मेरे को उनके घर से फ़ोन आया कि राज साहब की डेथ हो गई है। तो मैंने बोला बोले नहीं अंतिम संस्कार भी हो गया बोलते। तो उन्होंने ना बोला था कि सबको बुलाना नहीं, थोड़े बहुत लोगों के नाम दिए थे, उनको ही बोला है, तो आपका भी नाम था, तो बोलते आपको फ़ोन। तो मैं अमित जी को बोला, तो अमित जी भी मेरे को बोले मेहुल जी फिर पैकअप कर दीजिए आपको, मैं जाऊँगा मेरा घर पे सर। बोले
अंतिम संस्कार भी हो गया? मैंने हाँ हो गया। तो मैं जब घर पे गया तो वहाँ पे मतलब भाभी जी से मिला तो मैंने बात की, फिर मैंने वो खंडाला वाली बात बोली। मैंने उस टाइम पे मेरे को बोले थे, और देखिए मतलब उस टाइम पे बोलते कि अभी हार पहना तो जाऊँगा तो मौका नहीं मिलेगा। तभी मेरे को उन्होंने बताया कि वो बोले थे कि फिल्म इंडस्ट्री में शमशान यात्रा एक तमाशा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी उसमें बोलते शमशान यात्रा एक इमोशनल फैमिली वो है बोलते, जिसमें रो धो के लोग जाते हैं। जब फिल्म वालों की शमशान यात्रा निकलती है बोलते, वो बोलते थे ये रास्ता, तो क्या होता है, वाइट कपड़े पहन के, काले चश्मे पहन के सारे इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं, और कैमरा वाले, फोटोग्राफर्स, ये वो, और फोटो खींचने में लगे हुए रहते हैं। और उसके बाद पब्लिक जो आई हुई है वो देखने के लिए आती है, उनको कौन आया है, जिसकी डेथ हुई है उसके लिए पब्लिक को सेंटिमेंट नहीं है, अरे वो जा रहा है, अरे वो जा रही है, ये चलता रहता है बोलते। तो बोलते वो मत करना बोलते। तो सोचिए अंतिम संस्कार उनका कहाँ हुआ आज तक किसी को मालूम नहीं। और शिवाजी पार्क पे किया था, वर्ली में किया हुआ? वर्ली में, हाँ। वहाँ तो रहते थे ना? हाँ, तो सोचिए वो मतलब राज साहब का वो था थिंकिंग, उन्होंने कभी वो नहीं किया। तो वो मेरे को वो सीन आज भी याद है कि लास्ट मैंने पहनाया वो शमशान यात्रा का ही सीन था। आपसे बहुत अटैच थे ना वो? राज साहब बहुत फुल्ली ट्रस्टेड ऑन यू। मेरी लड़की की शादी में मतलब तभी भी सब प्रेस वाले बोल रहे थे क्योंकि राज जी थोड़ी आएंगे बोलते मैरिज में। मैं बोला देखो आएंगे कि नहीं आएंगे। वो आए थे और उसने सोने का हार भी दिया, गिफ्ट भी दी पूरा। बाप रे। तो एक फैमिली अफेयर की तरह, मतलब कभी भी बर्थडे पे भी, उस पे भी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कि उनके सन की, जैसे नाना के बारे में कई किस्से मशहूर है, अब उसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। लोग कहते हैं शायद एक बात हो तो 10 बातें बढ़ा चढ़ा के बोलते होंगे। वैसे भी राजकुमार को भी कहते थे कि वो सन की है। सुना था प्रकाश मेहरा साहब को बोले थे कि आपके बालों के हेयर ऑयल की महक मुझे पसंद नहीं है। वो राज साहब के किस्से तो बहुत है, वो कहते भी थे, वो नहीं कहते। वो मतलब सोचिए ना, हम लोग की जब प्रकाश मेहरा जी की आपको मालूम है थिएटर भी था ट्रायल, तो जू में। हाँ, तो मरते दम तक की फर्स्ट कॉपी निकली तो ट्रायल वहाँ रखा था। तो प्रकाश जी तभी ऑफिस भी थी, उधर बैठते थे। तो शाम को बैठे हुए थे तो मैं बोला मेहुल तेरी ट्रायल है, वो भी आने वाला है? मैंने हाँ आने वाला है, उसके लिए रखी। बोलते मैं जाता हूँ, चले गए। उसके डायलॉग नहीं सुनने मेरे को, तो वो सही है। सही है मतलब। हाँ, बहुत से लोगों के साथ उन्होंने किया हुआ है, नहीं किया ऐसा नहीं, बहुत से लोगों के साथ किया। राज साहब का मतलब मैं ही लकी हूँ कि मेरे साथ कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। वाकई में, वाकई में। मेरे को कितने लोग बोलते, मेरे को अमित जी भी एक बार पूछे थे कि राज साहब के साथ आपने 3 फिल्में कैसे की? मैंने जैसे आपने मेरे साथ की तो उनको भी वैसी तरह से मैंने किया है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहली फिल्म भी गोल्डन जुबली, दूसरी फिल्म भी वैसे ही, तीसरी भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंडस्ट्री के जो बदले हुए रुख और हालात है, इससे इंडस्ट्री कैसे उभर पाएगी? क्या रिफॉर्म होना चाहिए? किस तरह के चेंजेस अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए इसके लिए पहले मैं इम्पा में तो वाइस प्रेसिडेंट भी था, रहा था काफ़ी। मैंने अभी सजेस्ट भी किया कि एक्चुअली प्रोड्यूसरों को एक होना चाहिए। एक टाइम था जब आर्टिस्ट घंटों में काम करते थे, आपको मालूम है। तभी मैं इम्पा में था, मंजी चीफ प्रेसिडेंट थे। तो मैंने मंजी को एक बार बोला, मैंने सर ये एक एक घंटों में काम करते, 2-2 घंटों में, हम बोले कंबाइंड शूटिंग कर ही नहीं सकते। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने एक ऐसा लो लिया है जो आर्टिस्ट शिफ्ट वाइज काम नहीं करे उसके साथ प्रोड्यूसर काम नहीं करेगा। और वो मनमोहन देसाई जी लाए। और उसके बाद देखिए सारे आर्टिस्टों ने जो घंटों में काम करते थे शिफ्ट वाइज काम करना चालू किया, तो शूटिंगें भी सही ढंग से बनी। वरना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, ये ऐसी शूटिंगें होती थी। तो वो सब आया। वो जीतू जी ने तभी मेरे को डायलॉग भी सुना था, ये तेरा आइडिया होगा बोलते। मैं बोला नेचुरली हम लोग को शूटिंग करनी है तो शिफ्ट वाइज हो गए। तो आज तो देखिए मतलब आर्टिस्ट लोग इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि पहले क्या प्रोड्यूसर का एक यूनिटी थी, अभी प्रोड्यूसर का तो कोई साइडवेज हो गया। एक पिक्चर में 4 तो प्रोड्यूसर होते हैं, तो आर्टिस्ट लोग भी पार्टनर हो जाते हैं। तो पहले आर्टिस्ट लोग कभी पार्टनर नहीं होते थे, सिर्फ एक्टिंग करो और अपना पैसा, दैट्स ऑल। तो अभी तो हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है, ड्रेसेस से लेके तो एवरीथिंग कोई आप नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है उनका। हाँ, सब इस फिल्म में, उस फिल्म के। तो इसीलिए देखिए पुराने प्रोड्यूसर कोई फिल्म नहीं बनाते। मैंने भी जागो के बाद कोई फिल्म बनाई ही नहीं। जागो भी देखिए करंट टॉपिक पे थी, चाइल्ड रेप पे। हंसिका मोटवानी अभी तो हीरोइन बन गई, उस टाइम पे वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी। जी। तो रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, तो वो फिल्म में भी पूरा बताया था मैंने। आज भी वो प्रॉब्लम चल ही रहा है। बिल्कुल, बहुत रेलिवेंट टॉपिक। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे क्या इन्वॉल्वमेंट के साथ आर्टिस्ट काम करते थे, कहानी सुन के, ये सब चीज़ें। अभी आज के पैसा, पहले कहानी कुछ भी करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें फिल्में चल नहीं रही है, देखिए आज बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो रही है।
और फिर कोई बड़े स्टार उस टाइम पे त्योहार पे रिलीज नहीं करते थे। आज हर एक आर्टिस्ट को त्योहार चाहिए। त्योहार चाहिए, फिर क्यों? ईद, दिवाली, क्रिसमस बुकिंग होती है। तो उस टाइम पे मतलब कभी ऐसा नहीं होता था ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब वही, और अभी वही हो, मैं बोला ना कि क्रिएशन खत्म हो गया, अभी सिर्फ धंधा बन गया। आपकी कहानी बस फाइनल हुआ, बजट फाइनल हुआ, आर्टिस्ट फाइनल हुआ, ओके गो अहेड, कंपनी वाले ऐसे बोलते थे। फिर उसके बाद जो बनाना है बनाओ। तो डायरेक्टर भी ऐसे ही काम करते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अगर 4 होंगे तो किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, एक के गाना अलग, दूसरे का गाना अलग। पहले पूरे सिचुएशन के हिसाब से गाने होते थे, अब वो है ही नहीं। फिल्म प्रोडक्शन रोकने के बाद मतलब यू नेवर वांटेड टू बी इनटू टीवी इंडस्ट्री? टीवी पे मैंने बनाई थी ना, जब ईटीवी गुजराती था तो रामोजी राव के साथ मेरे अच्छी पहचान थी। तो उन्होंने एक गुजराती फिल्म भी बनाई थी। तो हम लोग शूटिंग जब मद्रास कर रहे थे ना, तो तभी रामोजी राव के आदमी ने मेरे को बोला कि सर आपसे बात करना चाहते हैं, लंच टाइम पे आ जाना। तो मैं गया मिलने के लिए। तो मेरे को बोलते हैं मेहुल तुम इतनी गुजराती फिल्में बनाई है, मेरी गुजराती चैनल भी चल रही है, तो कोई सीरियल ऐसी बनाओ ना जो मतलब तुम्हारे बैनर में बने, ये वो। तो मैंने उनको बोला मेरे सर देखिए, अगर मेरे को एग्ज़ाम देनी है ना तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बोलते एग्ज़ाम नहीं, तुम कहानी फाइनल करो और 100 एपिसोड का एग्रीमेंट करेंगे मिनिमम, और जो भी प्राइस फाइनल कर लेते हैं वो भी मेरे सामने कर दूंगा मैं, और कोई इंटरफेयर नहीं होगा, टोटल इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे यूनिट के थ्रू। मतलब सर मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर दूंगा, बेस्ट कास्टिंग दूंगा। और मैंने पिक्चर सीरियल बनाए, 100 दाड़ा सासुना, जो बाद में मराठी में भी 4 दिवस सासूचे बनी। यस, अच्छा। तो 1000 एपिसोड आज तक रिकॉर्ड है गुजराती सीरियल का। और उसमें देखिए रूपल पटेल जो उस टाइम पे, आज वो स्टार बन गई है, हीरोइन जो थी वो भी स्टार बनी, सारे आर्टिस्ट। और दीपक बावस्कर ने डायरेक्ट की थी, तो वो भी मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छा डायरेक्टर था। तो उसके बाद मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, 1000 एपिसोड चली, फिर इन्होंने टेक ओवर किया, आपको मालूम होगा शायद, ईटीवी को टेक ओवर किया है वाईकॉम 18 ने। हाँ, वाईकॉम 18। हाँ, तो कलर टीवी गुजराती उन्होंने चालू किया। तो मेरे को सामने से उनका फ़ोन आया, बोले मेहुल जी आपका तो रिकॉर्ड ब्रेक है आपकी सीरियल का, तो अभी हमारे लिए कोई ऐसी सीरियल। तो मैंने, आप मेरे को एक ईमेल भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मेरे बैनर में बना के दे सकता हूँ। तो बोले नो प्रॉब्लम। तो वही ईमेल आया उनका, तो उसमें पढ़ के भी आप हैरान हो जाओ, इतने टर्म्स कंडीशन थे। मैं बोला उस टाइम पे रामोजी राव ने मेरे को 80,000 रुपया पर एपिसोड, आज से 20-25 साल पहले, ओहो, और अभी आप 90,000 दे रहे हो। मेरा कैसे मतलब सीरियल बनेगी? मेरा बॉम्बे में शूटिंग करनी है, आज कोई आर्टिस्ट मतलब वो 20 साल पहले काम किया था वो प्राइस में करने वाला है क्या? नॉट एट ऑल। तो इसीलिए देखिए सीरियलें भी नहीं चल रही है। और फिर एक कॉलम होता है कि डिपेंड ऑन टीआरपी। अब वो आपने खर्चा करके सीरियल बनाए, टीआरपी डाउन हो, आपकी सीरियल बंद। सीरियल बंद। तो इसीलिए मैं वो भी ना बोला, मैंने मिनिमम होना चाहिए ना, मेरे को उस टाइम पे भी 100 एपिसोड का एग्रीमेंट था, तो हम लोग बना सकते हैं। तो सब जगह ये आ गया है। मतलब मेन क्या हो गया कि कंपनी में भी, टीवी चैनलों में भी क्रिएशन वाले कोई नहीं है ना, मतलब वो अपना बिजनेस का देखते हैं। बिजनेस देखते हैं। तो इसीलिए फिर वो भी यादगार, नहीं तो पहले यादगार सीरियलें भी बनी यादगार फिल्मों के साथ साथ, अभी वो बिल्कुल। कहाँ है, नहीं। और ओटीटी के लिए कुछ बनाने की प्लानिंग है या? वो मेरे को 1-2 ऑफर आई हुई है, अभी दूरदर्शन पे भी वेब सीरीज चालू किया है ना, उधर का भी प्लानिंग चल रहा है। और फिल्म का भी मतलब मेरी मीटिंगें होती है, लेकिन मैं पार्टनरशिप के लिए ना बोलता हूँ कंपनी में। तो अभी 1-2 कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। मेरा ओनली डायरेक्शन अगर आप बोलो आई एम रेडी। तो मैंने अभी मिशन तिरंगा एक सब्जेक्ट आज के करंट टॉपिक पे बनाया है, वो टेरिफिक सब्जेक्ट है, और नाना है उसमें एक रोल के लिए, और एक यंग हीरो है। हाँ, तो वो अगर हो जाएगा वर्कआउट, हमारी मीटिंग ही चल रही है, तो वो बनाएंगे हम। ये ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जो सीक्वल बनते हैं, अब देखिए ना, हाउसफुल की फ्रेंचाइजी का 5वां भाग आ रहा है, मतलब भूल भुलैया 3 आ गए, अब सुना है 4था भी आ रहा है। मतलब फिर क्या, सही ढंग से अगर बनाई जाए तो पब्लिक लाइक करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फिर कंपेयर भी करती मिसफायर है। हो जाता है। हाँ, अगर पहले वाले को आपने सिर्फ बनाने के लिए, नाम के लिए बनाए, तो पब्लिक डाइजेस्ट नहीं करेगी। अगर पब्लिक को सही ढंग से कन्विंस करके बनाए तो पब्लिक डाइजेस्ट करेगी। मेरे को कितने बोलते हैं तिरंगा 2 बना, मैं ना तिरंगा 2 बना ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेयर किसके साथ करेंगे? राजकुमार नाना के साथ। तो किसको कास्टिंग करोगे आप? तो हो ही नहीं सकते। सर्टेन फिल्म ऐसी है जिसका रीमेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बाकी कॉमेडी फिल्म, ये फिल्म, ऐसी फिल्में बन सकती है, लेकिन उसमें भी आपको तभी तो मुगल आजम दूसरी बार नहीं बनी। नहीं बने, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। वो मुगल आजम का रीमेक करने वाले थे, बीच में मैंने न्यूज़ सुना था। हाँ। लेकिन वो जिन आर्टिस्ट के पास गए ना, वो सारे आर्टिस्टों ने ना बोले मुगल आजम कौन कर सकता है,
कोई इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, हाँ, वो कितनी फिल्में ऐसी जो बन गई हमारी इंडस्ट्री में, जो फिल्मों का रीमेक हो ही नहीं सकता हो ही नहीं और सकता। पार्ट 2 भी नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी लैंडमार्क फिल्में हैं वो, उनको छूना ही नहीं चाहिए। मेहुल जी, नाना के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग तो थी, लेकिन मैंने सुना कि नाना बीमार थे जब क्लाइमैक्स की शूटिंग होने वाली थी। वो कौन सी फिल्म थी और क्या हुआ था? क्रांतिवीर के क्लाइमैक्स के टाइम पे हुआ था। क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स की डेट फाइनल हो गई थी, फिल्म सिटी में सेट लगाया था वो फांसी का फंदा, और उसमें जूनियर आर्टिस्ट भी मतलब 800-900 से ऊपर थे। तो फाइनल हो गया था, सडनली नाना को चेस्ट पेन कुछ हुआ है, नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तो मेरे को फ़ोन आया, तो मैं गया मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो मैंने नाना को बोला, नाना देख ऐसी हालत है तो शूटिंग कैंसिल करते हैं, मेरा बाद में करेंगे। बोलते मेहुल तेरी फिल्म कंप्लीट हो गई और ये क्लाइमैक्स है, और अगर मेरे को कुछ हो गया तो तेरी फिल्म ही अधूरी रहेगी। बोलता है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा है यार? बोलते नहीं, जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ, देख अभी इतना पेन हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हूँ। तो मैं बोला मैं कैंसिल कर दूँ। बोले कैंसिल मत कर। बोला फिर? बोले तू एक दिन में ये शूटिंग कर सकता है। मैं बोला तेरा डायलॉग मंच पे ही है, तो मैं 4 कैमरे लगा दूंगा। मेरा एक क्लोज पे रखेंगे, एक मिड शॉट रखेंगे, एक लॉन्ग शॉट, एक क्रेन पे, और तू तो याद पूरा कर लेगा, मेरे को मालूम है। बोला तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन करेंगे? बोले हाँ कर लेंगे। मैं हिम्मत, और बोलते हैं मैं डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में आऊँगा। माय गॉड। हाँ, तो मैंने सबको, डैनी साहब को बोला, तो डैनी साहब मानने को तैयार नहीं। बोले मेहुल जी हॉस्पिटल से आएगा? मैंने हाँ आएगा, कोई टेंशन नहीं। सारे फिल्म सिटी में सब वेट कर रहे थे, एम्बुलेंस आई और डॉक्टर भी साथ में आए थे। और उस टाइम पे मतलब वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, मेरी उनके साथ अच्छी पहचान भी हो गई थी बाद में। तो मैंने नाना को, डायलॉग तो उसके पास था, मेरा देख डायलॉग तेरे पास है, तू याद कर ले पूरा डायलॉग, और बीच में तेरे को कहीं भी आगे पीछे एक आध लाइन ऐड करनी है ना, एक टेम्पो में कुछ आ जाएगा तेरी वर्ड से, तो तू भी वो भी कर सकता है, मेरा मेन अपना ये डायलॉग है। तो बोलते नो प्रॉब्लम। और मैं बोला लास्ट में फिर डैनी साहब को सिर्फ 2 शॉट से तेरे को मारना है, उनको नीचे उतर के बंदूक से वो मार डालता है वही, तो कोई टेंशन नहीं है, ये पहले ये कर लेते हैं। और वो उसने बोलते मेरे को 1 घंटा दे दूँ। मतलब 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा, तो आराम से डायलॉग याद कर ले, फिर नीचे आना, मैं शॉट रेडी रखता हूँ। तो मैंने 4 कैमरे मंगवाए थे, एक क्लोजअप पे रखा नाना के, एक लॉन्ग शॉट, एक मिड शॉट, और एक क्रेन पे रखा पूरा क्राउड के साथ। और वो देखिए, किसी को बोलूँगा मैंने एक दिन में वो क्लाइमैक्स क्या है क्रांतिवीर का, तो कोई नहीं माने। और उस आदमी ने पूरा डायलॉग 1 शॉट ओके, वाओ। और एक टेम्पो में, सिर्फ वो जो एंड में करता है ना, वो एक टेम्पो में किया उसने। वो फांसी का फंदा खुद डाल लेता है ना, बांधता है, लटका दे मेरे को, बोलता है चल। और वो आर्टिस्ट भी देखिए किया उसने, और किसी को बोलो कोई मानने को तैयार नहीं। मानेगा। वो यादगार क्लाइमैक्स। वाकई में नाना ने भी कमाल कर दिया ना, बीमार होके एम्बुलेंस ले आए अभी आज के आर्टिस्ट कोई करेंगे, वो भी हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल से, नानावटी हॉस्पिटल में था, जेन्युइनली बीमार थे। हाँ जेन्यून था, और किया उसने। कमाल है। भारतीय फिल्म इतिहास में ऐसे कई मेकर है, कई एक्टर है जो उनके अच्छे दिनों में पैसों की व्यवस्था नहीं करते, दे कांट मेंटेन देयर गुड फाइनेंसेस। तो क्या करना चाहिए ताकि उनका बुढ़ापा, उनका ओल्ड एज अच्छे से जाए? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी बात कर लूँ तो यू आर वेल सेटल्ड, दो यू आर नॉट मेकिंग फिल्म दिस डेज, यस, पर आप वेल सेटल्ड है, आपको भविष्य की चिंता नहीं है। पर ऐसे भी कई कलाकार हैं जो उनको बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंसिस की, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उनका मतलब अगला फ्यूचर अच्छे से जाए? देखिए मैं जब इम्पा में था ना, तभी मैंने एक सजेशन दिया था। वो सजेशन सबको अच्छा लगा, लेकिन वर्कआउट नहीं किया। ओहो। मैंने क्या बोला, मेरा अपने 3-4 एसोसिएशन है ना, उन सबको एक मीटिंग करो, और उस मीटिंग में ये डिसाइड करो कि जो भी फिल्म, एक ट्रस्ट बनाते हैं हम लोग, उस चारों एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी उस ट्रस्टी रहेंगे उसमें। और जब भी कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है ना, तो उस प्रोड्यूसर को 5 लाख से लेके 20 लाख रुपया डोनेशन देने का। अब उस टाइम पे 5-20 लाख की वैल्यू थी, अभी बाद में मिला, हम लोग टाइम के साथ बढ़ाते जाएंगे। तो वो पैसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मिला हर प्रोड्यूसर दे सकता है। और वो ट्रस्ट का पैसा यूज़ करना सिर्फ ऐसी जगह के कि किसी के ऑपरेशन का प्रॉब्लम है, कोई किसी की हालत ख़राब है तो उसको मंथली पेमेंट देने का, कोई किसी की डेथ हो गई और उसकी बीवी सिर्फ है, बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो सुनने में सबको बहुत अच्छा लगा, मेहुल जी क्या आइडिया है, ये तो कमाल है। और उसको मतलब आज तक नहीं लाया मन में, सोचिए। और कोई ना नहीं बोलता। आज मैं बोला कितने प्रोड्यूसर है हमारे रीजनल फिल्म वालों को, मैं बोला पर फिल्म पे 2 लाख रुपया रखो, तो वो भी ना नहीं बोलेंगे। रिलीज़ के टाइम पे 2 लाख रुपया आपको डोनेशन देना है।
तो कितना करोड़ों रुपया जमा होता, और वो करोड़ों रुपया फिक्स नहीं रखने का और सिर्फ यही यूज़ करने का, और कहीं कोई दूसरी जगह नहीं। एब्सोल्युटली। तो वो सबको सुनने में अच्छा लगा, लेकिन आज तक वो सिर्फ बातों ही रह गई। किसी अभी भी वो करना चाहे तो हो सकता है। हो सकता है। आज तो कितना, अभी सोचिए करोड़ों में फिल्म बनती है। अरे एक फिल्म रिलीज पे अगर 1 करोड़ रुपया भी डोनेशन दे दे तो कितना रुपया जमा हो सकता है, बिल्कुल। और वो कितना यूज हो सकता है। कई कितने ओल्ड एज एक्टर्स Yes. की जिंदगी संवर जाएगी ना। हाँ, कितना हो सकता है। उनके बच्चे, एजुकेशन, ये वो सब चीज़ें, ऑपरेशन, चीज़ें कितनी बार हॉस्पिटल के पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास, ये टेंशन होती है। एब्सोल्युटली। मेहुल जी, मेरा एक और सवाल पूछने का मन करता है। कई एक्टर्स बोलते हैं कि बॉलीवुड में कैंप बहुत हो गए हैं। ये महेश भट्ट कैंप, यशराज कैंप, करण जौहर कैंप। तो एक कैंप की वजह से गुटबाजी बहुत हो रही है। कोई टिपिकल एक्टर्स ही बार बार उन्हें रिपीट किया जाता है। तो क्या ये कैंप्स जो है इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे की बात है या नहीं है? क्योंकि आपने तो आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ काम किया है, और तब तो कोई ये कैंप की बात नहीं थी। तभी उस टाइम पे ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी। तभी आप कोई भी आर्टिस्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। किसी आर्टिस्ट के साथ कोई प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। नए को भी ब्रेक दो। अब मैंने देखिए इतने नए आर्टिस्टों को ब्रेक दिए। किसी के साथ ये नहीं कि तुम लाइफ टाइम मेरे साथ ही काम करोगे, एक फिल्म के लिए बस। सेकंड फिल्म में भी रिपीट किया तो उसकी प्राइस बढ़ा के किया उसको, ये नहीं कि सेकंड फिल्म भी ये प्राइस में करोगे। तो वो अभी क्या है, थोड़ा मैंने आपको बोला ना कि बिजनेस टाइप हो गया है। पहले ये सब नहीं था, क्रिएशन था। अब कितने आर्टिस्ट ऐसे थे जो बिगिनिंग में मैंने इंट्रोड्यूस किए उनको। प्रसन्नजीत को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो भी कभी भी नहीं। आयशा जुल का वो किया था, कितने भी, ममता कुलकर्णी। तो तभी ये सब चीज़ें नहीं थी। अभी क्या, इंट्रोड्यूस करो तो एग्रीमेंट कर लेते, और तुमको इतने साल तक मेरे साथ ही काम करना है, तो वो गलत है ना। अब एक फिल्म के लिए, दूसरी फिल्म के लिए भी उसको जो करना है करे। आपके साथ प्राइस कम करेगा ना कोई भी आर्टिस्ट सामने। जब मैंने ममता को सेकंड फिल्म में किया था तो उसने बोला सर आप जो प्राइस दोगे मैं करूँगी, तो एक रिलेशन भी हो जाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या, वही मैंने बोला ना कि एकदम टोटल बिजनेस चल रहा है। क्रिएशन खत्म है। पहले प्रोड्यूसर देखिए लेबल लेटर मिलते थे रिलीज। मैं नाम नहीं लूँगा, एक पिक्चर थी हमारी, तो उसमें मेरे पास लेबल लेटर था 2 लाख रुपए का। तो प्रोड्यूसर का मेरे को फ़ोन आया, मेहुल जी वो मेरा थोड़ा रिलीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है बॉम्बे सर्किट का, तो आपका लेबल लेटर तो एनओसी आप दे दोगे? मैंने हाँ मैं दे दूँगा। तो मैंने एनओसी दे दिया। तो मैंने एनओसी दे दिया तो उसने जीतू जी को भी फ़ोन किया। जीतू जी भी थे उसमें हीरो। जीतू जी का कुछ 3 लाख का था लेबल लेटर। तो जीतू जी ने बोला कि मेहुल ने दे दिया? बोले हाँ। तो बोला मैं भी दे दूँ। सोचिए, तो ये थे प्रोड्यूसर के, कोऑपरेटिव आर्टिस्ट भी थे उस टाइम पे। अभी आज किसी आर्टिस्ट तो रिलीज़ के पहले पूरा पैसा ले लेते हैं ना, प्रोड्यूसर का जो होगा हमको कोई लेना देना नहीं। नेपोटिज्म एक Yes. बर्निंग इशू हो गया है इंडस्ट्री का। क्या आपकी राय है उस बारे में? वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी इंडस्ट्री क्या है, क्रिएटिव फील्ड है, और ये मतलब फिल्म मेकिंग क्या है, समाज का आईना है। उसके लिए हम फिल्म बनाते हैं। तो समाज को दिखाने के लिए, सारी बातें बताने के लिए सब्जेक्ट भी वैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। पहले ये सब चीज़, और ऐसी फिल्में बनाओ कि आपका बैनर और आपका नाम लाइफ टाइम लोग याद करें। तो वो पहले होता था। अभी वो सारी चीज़ें साइडवेज हो गई। अभी सिर्फ बस ये पैसा कितना मिलना है, कितने में बिकना है, कितने में क्या करना है, ये सब चीज़ें हो। तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में पे नहीं कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया कि अमिताभ बच्चन साहब का ये बेटा है तो मैं उसी को लूंगा हर फिल्म में? ऐसा तो नहीं किया? कभी भी नहीं, कोई नहीं नहीं, किया। नहीं। कितनी सारी इंडस्ट्री के लोगों को मौका दिया। हाँ, तो कितनी बार आर्टिस्ट अच्छा है तो किसी को भी ब्रेक दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई इनका ही। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से काम करें। यस। सिर्फ बस यही है कि अभी इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि फिल्में क्यों नहीं चल रही। क्यों नहीं चल? और दूसरा एक ये भी है कि जो मल्टीप्लेक्स वालों की एसोसिएशन की मीटिंग होती है, मैं जाता हूँ, तभी मैं बोलता भी हूँ कि भाई तुम लोग ये रेट कम रखो। आज मिडिल क्लास गरीब लोग को मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा। लेकिन वो भी कंपनी वाले हैं, वो सुनते नहीं। तो वहाँ पे मैंने एक सजेशन दिया था कि आप एक दिन रेट कम करके देखो ऑल ओवर इंडिया, क्या कलेक्शन है देखो। तो वो जो 99 रुपीज़ का अभी किया है ना, वो एक कुछ दिन मराठी फिल्मों का भी किया है हाँ, ऐसे। किया है। तो वो होना चाहिए ना, क्योंकि आज क्या है, मैं कितनी बार बोला, मतलब फिल्म है वो इंटरटेनमेंट किसका है, गरीब और मिडिल क्लास लोगों का। करोड़पति आदमी फिल्म देखने नहीं आता थिएटर में। लेकिन वहाँ पर भी क्या कंपनियाँ है, वो लोग के दिमाग में बात बैठती नहीं है। मतलब आज भी आप अगर रेट कम रखो ना, तो 100% जो अभी कलेक्शन आ रहे हैं उससे डबल कलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे पता नहीं, शायद बातें आए तो देखिए कितनी कंपनियां बंद भी हो रही है ना इसी वजह से।
मेहुल जी, कई टॉपिक पर आपसे बातचीत हुई है, तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करते हुए। हमने कई मुद्दों पर गौर किया, कई इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। तो मेहुल जी, आपसे बातचीत करने का और इंटरव्यू करने का बहुत ही लुत्फ़ उठाया हमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks a lot. थैंक यू। And all the very best for your future endeavors. थैंक यू।